8 जून 2022 को कर्नाटक के मैसूर से करीब 45 किलोमीटर दूर मांड्या नाम की एक जगह है। इसी मांड्या में एक गांव है जिसका नाम के.बेटनहल्ली है। 8 जून 2022 की बात है। के.बेटनहल्ली का रहने वाला एक व्यक्ति गांव के पास बहने वाली एक नहर के करीब से गुजर रहा था, क्योंकि उस समय उस नहर में पानी उतरा हुआ था। तभी उसकी नजर नहर में तैरती हुई किसी चीज पर पड़ी। उस आदमी के अंदर उत्सुकता हुई कि उसे पास चलकर देखना चाहिए कि आखिर नहर में क्या चीज है। वो नहर के थोड़ा और पास चला गया, लेकिन जब वो नहर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि नहर में पड़ी हुई वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक इंसानी लाश है, और उस लाश का ऊपरी हिस्सा यानी कमर से ऊपर का हिस्सा गायब है। एक इंसान की अधकटी लाश को देखकर उस व्यक्ति की हालत खराब हो गई और वो वहां से चिल्लाते हुए भाग खड़ा हुआ। इसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस तुरंत दल बल के साथ के.बेटनहल्ली में नहर के पास पहुंची। इसके बाद उस शव को निकाला गया। वो लाश किसी महिला की थी। हालांकि उस समय लाश की पहचान नहीं हो सकी थी, क्योंकि लाश का कमर से ऊपर का हिस्सा यानी कमर से चेहरे वाला हिस्सा गायब था। जिसने भी उस लाश की ऐसी हालत की थी वो इसलिए ही की थी ताकि लाश की पहचान न हो सके। इसके बाद पुलिस उस नहर में लाश के ऊपरी हिस्से को भी ढूंढने में लग जाती है। अभी पुलिस खोजबीन कर ही रही थी कि तभी अचानक 8 जून को ही यानी नहर वाली लाश मिलने के कुछ ही घंटों बाद के.बेटनहल्ली गांव से 25 किलोमीटर दूर अरकेरे गांव के पास पुलिस को दूसरी लाश मिलने की सूचना मिली। खबर के मुताबिक अरकेरे गांव के लोगों को भी एक दूसरी सीडीएस नाम की नहर में अधकटी लाश तैरती हुई दिखी थी, यानी उस लाश का भी आधा हिस्सा गायब था, और पुलिस को लगा था कि शायद लाश का दूसरा हिस्सा उन्हें मिल गया है। इसलिए पुलिस तुरंत वहां से 25 किलोमीटर दूर अरकेरे गांव में पहुंची। लेकिन जब नहर से वो लाश निकाली गई तो उस लाश ने पुलिस की परेशानियों को और भी बढ़ा दिया। जिस अधकटी लाश को पुलिस के.बेटनहल्ली की नहर में मिली लाश का ऊपरी हिस्सा समझ रही थी, दरअसल वो तो एक दूसरी लाश निकल गई थी। लेकिन सीडीएस नहर में पाई गई ये लाश भी एक महिला की ही थी, और ये भी आधी ही थी, यानी इसका भी कमर से पैर तक का हिस्सा तो था, लेकिन कमर से लेकर चेहरे तक वाला हिस्सा गायब था। और इससे एक चीज तो पुलिस के सामने साफ हो गई थी कि इन दोनों महिलाओं की हत्या एक ही व्यक्ति ने की थी, और जिसने भी ये हत्याएं की थीं वो बहुत चालाक था, क्योंकि उन लाशों में पुलिस को कुछ समानताएं दिखी थीं। पहली तो ये कि उन दोनों लाशों का ऊपरी हिस्सा यानी कमर से लेकर चेहरे तक वाला हिस्सा गायब था, और दूसरा उन दोनों लाशों को 25 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग नहरों में ले जाकर फेंका गया था। तीसरा, वो दोनों लाशें महिलाओं की ही थी। पुलिस को लग रहा था कि इन दोनों लाशों में कुछ तो कनेक्शन जरूर है और इनके पीछे किसी एक ही इंसान का हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस ने दोनों लाशों के ऊपरी हिस्सों को बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसलिए बिना चेहरे के उन लाशों की पहचान भी नहीं की जा सकी, और पहचान ना होने के कारण ये केस ऐसे ही पड़ा रहा। और इस केस में कोई प्रोग्रेस ना होते देखकर पुलिस ने इस केस की जांच दूसरे एंगल से करनी शुरू कर दी। कर्नाटक पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए अपने बेहतरीन 45 पुलिस अधिकारियों को लेकर 9 टीमें बनाई। केस में सुराग जुटाने के लिए 2 तकनीकी टीमों का भी गठन किया गया, और इन टीमों का काम था पूरे राज्य में दर्ज हुई 25 से 35 साल तक की महिलाओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट देखना और उनकी जांच पड़ताल करना। ऐसा इसीलिए किया जा रहा था क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि उन दोनों महिलाओं की उम्र करीब 25 से 35 साल के बीच थी। इसी के आधार पर गुमशुदा महिलाओं के आंकड़े इकट्ठे किए गए, और आंकड़े बता रहे थे कि कर्नाटक में उस समय 1116 महिलाएं लापता थीं। पुलिस ने उन 1116 लापता महिलाओं में से अब ऐसी महिलाओं को ढूंढना शुरू किया जिनकी डिटेल्स उन दोनों लाशों की डिटेल से मैच हो रही थी। हालांकि पुलिस ने दोनों महिलाओं की कटी हुई लाशों के बारे में 10,000 पर्चे भी छपवाकर आसपास के इलाकों में बांटे थे, लेकिन फिर भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। इसी तरह जांच करते करते कई दिन बीत गए, हफ्ते बीते, फिर 2 महीने बीत गए, लेकिन पुलिस को इस केस में कोई भी सफलता नहीं मिली। हालांकि पुलिस अपना काम बड़ी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ कर रही थी, और 2 महीने बीत जाने के बाद जांच कर रहे एक सब इंस्पेक्टर ने मांड्या से करीब 77 किलोमीटर दूर चामराजनगर शहर से लापता हुई गीता उर्फ पुत्ती नाम की एक महिला के बारे में पता लगाना शुरू किया। वो गीता के घर गए। उन्होंने गायब हुई गीता के बारे में घर वालों से कुछ सवाल किए। इसके बाद
उन्होंने घर वालों से गीता की कुछ फोटो दिखाने को कहा और फिर वो उन पुरानी तस्वीरों को देखने लगे। कुछ तस्वीरें देखने के बाद सब इंस्पेक्टर को गीता की एक तस्वीर में कुछ ऐसा दिखाई दिया जो इस केस की गुत्थी को सुलझाने में बहुत अहम साबित हुआ। दरअसल उस तस्वीर में गीता ने जो कपड़े पहने हुए थे, सेम उसी तरह के और सेम उसी कलर के कपड़े पुलिस को एक क्राइम सीन पर मिले थे। और अब इससे इतना तो कंफर्म हो गया था कि नहरों से मिली दोनों लाशों में से एक लाश चामराजनगर की रहने वाली गीता की थी। आखिरकार पुलिस के हाथ उन हत्याओं का एक सिरा तो लग गया था और अब पुलिस को इसके सहारे उस हत्यारे तक पहुंचने का एक रास्ता भी मिल गया था। पुलिस ने गीता के घर वालों से उसका मोबाइल नंबर ले लिया। इसके बाद पुलिस ने पता लगाया कि गीता ने घटना वाले दिन किस किस से बात की थी और उस दिन गीता की लोकेशन कहां पर थी। लोकेशन ट्रेस करने पर पता चला कि गीता की आखिरी लोकेशन मांड्या में ही थी। साथ ही पुलिस को उसकी कॉल डिटेल्स में एक ऐसा नंबर भी मिला जो पुलिस को संदिग्ध लग रहा था, क्योंकि उस नंबर से गीता के फोन नंबर पर कई बार बातचीत हुई थी और वो नंबर 35 साल के टी सिद्धलिंगप्पा नाम के एक व्यक्ति का था। सिद्धलिंगप्पा बेंगलुरु के इंडस्ट्रियल एरिया में पिन्निया के एक कारखाने में काम करता था। वो शादीशुदा था और बेंगलुरु में अपने परिवार के साथ रह रहा था। पुलिस ने पूछताछ के लिए सिद्धलिंगप्पा को उसके घर से अरेस्ट कर लिया और जब सिद्धलिंगप्पा से गीता के बारे में पूछा गया तो उसने गीता को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने सिद्धलिंगप्पा को गीता के नंबर की कॉल डिटेल्स उसे दिखाई जो ये साबित कर रही थी कि उसके और गीता के बीच कई बार बातचीत हुई थी, तो तब जाकर सिद्धलिंगप्पा पुलिस के सामने टूट जाता है और वो स्वीकार कर लेता है कि उसने ही गीता को मारकर उसकी लाश के निचले हिस्से को नहर में फेंका था। और पुलिस ने जब उससे इसकी वजह पूछी तो सिद्धलिंगप्पा ने पुलिस को एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर पुलिस भी कांप गई। और सिद्धलिंगप्पा की यह भयानक कहानी सुनने के बाद पुलिस ने एक और आरोपी महिला को गिरफ्तार किया था और उस महिला का नाम चंद्रकला था। दरअसल चंद्रकला देह व्यापार के रूप में काम करती थी और गीता की हत्या से कुछ सालों पहले ही सिद्धलिंगप्पा की मुलाकात चंद्रकला से हुई थी। फिर उन दोनों में मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा और इस तरह सिद्धलिंगप्पा और चंद्रकला को एक दूसरे से प्यार हो गया। जब वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए तो चंद्रकला ने एक दिन सिद्धलिंगप्पा को अपनी आप बीती सुनाई कि किस तरह से कुछ लोगों ने उसे इस धंधे में जबरदस्ती धकेला था और इसके लिए कैसे उसे मजबूर कर दिया गया था, वरना वो भी आज एक साधारण जिंदगी जी रही होती। अपनी प्रेमिका की बात सुनकर प्रेमी सिद्धलिंगप्पा को यह बात बहुत बुरी लगी। वो गुस्से से पागल हो गया। चंद्रकला के प्यार में अंधे हो चुके सिद्धलिंगप्पा ने उस दिन कसम खाई कि जिसने भी चंद्रकला को वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर किया है वो एक एक करके उन सबको जान से मार डालेगा। सिद्धलिंगप्पा ने पुलिस को बताया कि इसके बाद उसने चंद्रकला के साथ मिलकर 7 लोगों की लिस्ट बनाई जिन्होंने चंद्रकला को वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेला था। सिद्धलिंगप्पा ने बताया कि उसने और चंद्रकला ने मैसूर में एक घर किराए पर लिया और फिर चंद्रकला की मदद से 3 जून 2022 को उन्होंने अपनी शिकार गीता को नौकरी दिलाने का झांसा देकर मैसूर में किराए वाले कमरे पर बुला लिया। क्योंकि गीता चंद्रकला को पहले से जानती थी, इसलिए वो सिद्धलिंगप्पा और चंद्रकला के झांसे में आ गई। गीता के कमरे पर आ जाने के बाद मौका देखकर अचानक सिद्धलिंगप्पा ने गीता का गला घोंट दिया। गीता की सांसें रुक जाने के बाद उन्होंने गीता की लाश को कमर से 2 हिस्सों में बांट दिया ताकि लाश के दोनों हिस्सों को एक एक करके आसानी से बाइक पर रखकर ठिकाने लगाया जा सके। उन दोनों ने ठीक वैसा ही किया। सिद्धलिंगप्पा ने बाइक चलाई और चंद्रकला बोरे में भरे लाश के एक हिस्से को बाइक पर पीछे रखकर बैठ गई और फिर वो दोनों लाश के पहले हिस्से को ठिकाने लगाने के लिए निकल गए। इसके बाद उन दोनों ने लाश के दूसरे हिस्से को भी इसी तरह बाइक से ले जाकर कहीं और ठिकाने लगा दिया। सिद्धलिंगप्पा और चंद्रकला ने गीता को मारने के बाद उसके गहने और पैसे भी लूट लिए थे। इसके बाद पुलिस ने दूसरी नहर में मिली अधकटी लाश के बारे में जब उससे पूछा तो तब सिद्धलिंगप्पा ने बताया कि वो लाश भी उसी ने फेंकी थी। उसने बताया कि वो लाश पार्वती नाम की एक महिला की थी और उसका नाम भी उसकी लिस्ट में था। और 30 मई 2022 को चंद्रकला और सिद्धलिंगप्पा ने गीता की तरह ही पार्वती को भी नौकरी का झांसा देकर मैसूर बुलाया था और उसका गला घोंटकर उसे भी मार दिया था। फिर उसके भी 2 टुकड़े किए गए और उसे भी बाइक से ले जाकर अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया
और फिर आगे चलकर 8 जून 2022 को पार्वती और गीता की लाशों के निचले हिस्से बेबी लेक नहर और सीडीएस नहर में मिले थे। गीता की गुमशुदगी की जांच की वजह से ही दोनों नहरों की लाशों की पहेली सुलझ पाई थी। इसके बाद पुलिस ने इस केस को लेकर सिद्धलिंगप्पा पर सख्ती दिखानी शुरू की और उससे कड़ाई से पूछताछ की जाने लगी। जब पुलिस उसकी लिस्ट के नामों के बारे में पूछने लगी तो सिद्धलिंगप्पा ने पुलिस को एक बार फिर से हैरान कर दिया। उसने बताया कि उसने पार्वती और गीता से पहले भी एक और महिला का कत्ल किया था और वो महिला भी उसकी लिस्ट में शामिल थी। उस महिला का नाम कुमुदा था। सिद्धलिंगप्पा ने उसे मई 2022 को बेंगलोर में मार दिया था। फिर उसके भी टुकड़े करके उसे भी अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था। कुमुदा सिद्धलिंगप्पा की पहली शिकार थी। फिर 30 मई को पार्वती उसकी दूसरी शिकार बनी और 3 जून को गीता उसकी तीसरी शिकार बनी। सिद्धलिंगप्पा ने लिस्ट के 7 लोगों में से 3 को ठिकाने लगा दिया था। इसके बाद सिद्धलिंगप्पा ने पुलिस को एक और अजीब बात बताई। उसने कहा कि उसने और चंद्रकला ने तो 7 ही लोगों की लिस्ट बनाई थी, लेकिन मैंने इस लिस्ट में एक और नाम जोड़ दिया था और उस नाम को लेकर उसकी प्रेमिका चंद्रकला भी अनजान थी। पुलिस ने जब उससे पूछा कि वो नाम किसका था जिसके बारे में उसकी प्रेमिका चंद्रकला भी नहीं जानती थी, सिद्धलिंगप्पा ने बताया कि वो नाम उसकी प्रेमिका चंद्रकला का ही था और उसकी अगली शिकार चंद्रकला ही थी। सिद्धलिंगप्पा ने पुलिस से कहा कि अगर वो पकड़ा नहीं गया होता तो अब तक वो चंद्रकला को भी ठिकाने लगा चुका होता। लेकिन पुलिस इस बात से हैरान थी कि जिस प्रेमिका के लिए सिद्धलिंगप्पा ने 3 महिलाओं को खत्म कर दिया था, इसके अलावा 4 और को मारने की तैयारी में था, तो फिर ऐसा क्या हो गया था कि वो अपनी उस प्रेमिका को भी मारने पर उतर गया था। इस पर सिद्धलिंगप्पा ने बताया कि चंद्रकला ही एकमात्र ऐसी गवाह थी जो उसके इस अपराध के बारे में जानती थी और उसे अब यह डर सताने लगा था कि चंद्रकला अगर पकड़ी गई तो वो आसानी से पुलिस के सामने अपना मुंह खोल देगी और वो उसे भी फंसा देगी। इसी वजह से उसने चंद्रकला को भी मारने का मन बना लिया था और पुलिस ने भी इस केस में बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि अगर सिद्धलिंगप्पा सही समय पर पकड़ा नहीं गया होता तो वो चंद्रकला के साथ साथ और भी 4 लोगों को मार चुका होता। पुलिस ने बहुत मेहनत और बेहतरीन तफ्तीश की वजह से एक ऐसे सीरियल किलर को पकड़ा था जो 5 लोगों की जान लेने वाला था और जिस टीम ने इस मामले की जांच की थी उसे 1 लाख रुपए का नकद इनाम भी दिया गया था। हालांकि इस केस में पुलिस की जांच आगे भी चलती रही और लाशों के ऊपर के हिस्सों की खोजबीन भी जारी रही, लेकिन चंद्रकला और उसके आशिक सिद्धलिंगप्पा को इस घिनौने जुर्म के कारण जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।